आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रोनाउन का चैप्टर यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है, प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है। तो आज है प्रोनाउन में इंपैरेटिव प्रोनाउन। ओके, अब जो है इंपैरेटिव प्रोनाउन क्या चीज होता है, पहले आप डिफिनीशन समझे। क्या पढ़ा है? The pronoun that is used to emphasize the subject of the verb is called an imperative pronoun। वह प्रोनाउन जो क्रिया के सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए, यानी उस पर बल प्रदान करने के लिए, क्रिया के सब्जेक्ट पर बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है, इंपैरेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इम्फेसाइज शब्द से ही इसका नाम पड़ा हुआ है। ये देखिए, टू इम्फेसाइज का मतलब होता है बल प्रदान करना। ठीक, जोर देना, जोर देना, बल प्रदान करना, दृढ़ता, दृढ़ता प्रदान करना। तो दृढ़ता प्रदान करने से ही इसका नाम पड़ता है क्या, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब इस लिस्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सॉरी सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देन सेल्फ, योर, इसमें आएगा योर सेल्फ और योर सेल्फ, दोनों आएगा।
himself, herself, itself। इस तरह से, अच्छा इस तरह से क्या हुआ, आप वही लिस्ट पा रहे हो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैं दे चुका। तो फर्क क्या पड़ा, एक तरफ जहां पर देखो, इसको एकदम ठेठ भाषा में समझो, ये लिस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयुक्त होती है और एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में भी प्रयुक्त होती है। तो दोनों को कैसे आप समझ पाएंगे, दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि वह हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, वहां पर जो डिफिनीशन दिया गया है कि द प्रोनाउन दैट कैन डिनोट इटसेल्फ, जो स्वयं को डिनोट करती है, इस कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो स्वयं को डिनोट तब करती है जब क्रिया का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस लिस्ट का हम प्रयोग कर देते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन देने लगती है। ठीक ना। अब यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो दूसरा फंक्शन इसका आता है एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में ये क्या करता है। तो डिफाइन मैंने कर दिया है कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, जनरली लोग वाक्य का सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन वाक्य का सब्जेक्ट अगर आप कहोगे तो बताओ, इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ वाक्य तो देर से शुरू होता है, इंट्रोडक्टरी देर से शुरू होता है, तो क्या देर को ये एम्फेसाइज करेगा? नहीं, ये जब भी करेगा क्रिया के सब्जेक्ट को, ठीक ना। तो इंट्रोडक्टरी देर के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही क्या होगा, प्रयुक्त होगा, यानी जब क्रिया का कर्ता डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, क्रिया का कर्ता क्या होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, वाक्य उसी से शुरू होगा। तो क्रिया का जब कर्ता डिफरेंट होता है तो वैसी दशा में वह वाक्य का भी रहेगा सब्जेक्ट। जनरली लोग पढ़ा देते हैं कि वाक्य का कर्ता, लेकिन सवाल है कि स्टूडेंट कैसे समझेगा। देर के मामले में तो फेल हो गया ना। तो हम आगे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर भी पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ हम बताएंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होता है, इंडिफरेंट क्या होता है, और क्रिया का सब्जेक्ट। देखिए, क्रिया का जो सब्जेक्ट होगा वो तो हमेशा निश्चित रहेगा, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बदल सकता है ना। तो क्रिया का सब्जेक्ट ही अगर वाक्य का सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये समझ लीजिए कि वह डिफरेंट है। लेकिन क्रिया का सब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ऐसी दशा में उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, या तो इंट्रोडक्टरी देयर होगा या तो इंट्रोडक्टरी इट होगा। समझ गए। तो ऐसी इंट्रोडक्टरी देयर के मामले में जो क्रिया का सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट में होता है, वो होता है इंडिफिनिट सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन इट के मामले में इंडिफिनिट नहीं कहा जाता, फिर भी वह भी प्रेडिकेट पार्ट में होता है। तो इसकी चर्चा तो हम आगे के क्लास में करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। अब चलिए, इसका ये मतलब हुआ कि इस लिस्ट का प्रयोग हम क्रिया के सब्जेक्ट के ऊपर बल प्रदान करने के लिए करेंगे। तो बल प्रदान करने के लिए जब हम
इनका प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब देखिए, यानी इनकी पोजीशन क्या होगी, ये तो लिस्ट हो गई, वाक्य में इनकी पोजीशन क्या होगी। तो चलिए, पोजीशन ऑफ इम्पेरेटिव प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। इसका मतलब कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका होगा क्या होगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम किसमें देंगे, इंग्लिश में देंगे, हिंदी में नहीं, हिंदी आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में जो पहला स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट। अब चूंकि इम्पेरेटिव प्रोनाउन इसी पर जोर देता है, ठीक ना, तो उसका स्थान यहीं पर रहता है, कहाँ रहता है, यहीं पर रहेगा जनरली, ठीक ना। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव प्रोनाउन आ जाता है, प्लस यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, फिर अदर वर्ड्स कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से इम्पेरेटिव जो प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है, देखिए कहीं भी किसी भी वीडियो पर पढ़ोगे, चैनल जो बातें मैं बता रहा हूँ शायद आपको ना मिले, ठीक ना। तो जब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, देख रहे हैं ना, और इसी पर इसको जोर डालने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब जानते हैं, ये भी सब्जेक्ट का ही कार्य करेगा। ये इम्पेरेटिव जो प्रोनाउन है ये भी सब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट वन हो गया, सब्जेक्ट वन हो गया और ये सब्जेक्ट टू, इसी पर ये जोर डालता है। इस चीज को आप, नई चीज है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब ये है, ये यूज होता है, यूज इन अपोजिशन, अपोजिशन टू यस वन, या सब्जेक्ट वन के इन अपोजिशन में प्रयुक्त होता है। तो ये सामान्य स्ट्रक्चर होता है, ठीक। परंतु दूसरा स्ट्रक्चर भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं, कॉमनली इसी का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है कि पहले स्ट्रक्चर में आप इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी जब भी इसको सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो यह पहले सब्जेक्ट के इन अपोजिशन में होगा, ठीक ना, समान अधिकरण कारक में होगा। ये भी सब्जेक्ट का ही फंक्शन देने लगेगा। ये होती है इसकी पोजीशन, किसमें, सेंटेंस के अंतर्गत। लेकिन जब इसको आप क्रिया के बाद ले जाना चाहते हैं, क्रिया के बाद, तो इसका प्रयोग आप सदैव जो है अदर वर्ड्स के बाद करेंगे। कहाँ करेंगे, अदर वर्ड्स के बाद। अब वह अदर वर्ड्स, देखिए अदर वर्ड्स के बाद हम कर रहे हैं इम्पेरेटिव प्रोनाउन, एक
अदर वर्ड्स के बाद हमने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ अदर वर्ड्स क्या होगा। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स जो होगा, ये देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा अथवा कॉम्प्लीमेंट होगा या बोथ होगा, दोनों हो सकता है। तो एक अब यहाँ पर यह सब्जेक्ट की इनपोजिशन में प्रयुक्त नहीं है, ठीक ना। तो दो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ये नई चीज है आपके लिए, ठीक ना। वीडियो पूरा देखा करें, ठीक ना। तो अब जो है हम सेंटेंस देते हैं सीधा सीधा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक चीज और, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो में बताया हूँ इसका प्रयोग किसके लिए होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट में जो शब्द हम दिए थे और कहाँ प्रयोग होता है, किसके लिए होता है, सेम चीज यहाँ भी आएगी, ठीक ना। कोई अंतर नहीं है, ठीक। केवल अंतर क्या है? फंक्शन का और एप्लीकेशन का। वहाँ पर वो किसका फंक्शन दे रहा है? ऑब्जेक्ट का। अप्लाई यानी एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ फंक्शन किसका? वास्तविकता क्या है? सब्जेक्ट का कार्य करता है, लेकिन एप्लीकेशन इसका दो जगह होता है। पहला एप्लीकेशन क्या है? सब्जेक्ट की इनपोजिशन में तुरंत कर दीजिए, और दूसरा है सेंटेंस के लास्ट में करिए, ठीक है ना। लेकिन जब भी सेंटेंस बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, तो लास्ट में मत करिएगा। छोटे सेंटेंस के लिए ही सेकेंड स्ट्रक्चर काम करेगा, ठीक है ना। बड़े सेंटेंस के लिए नहीं है। छोटे सेंटेंस में तो आप चाहे दोनों में से कोई यूज करो, दोनों सही होगा। लेकिन सेंटेंस बहुत लंबा है, अर्थात कंप्लीमेंट पोर्शन बहुत बड़ा हो गया है, तो वहाँ पर लास्ट में आप मत ले जाइए, ठीक ना। क्या करिए? तुरंत सब्जेक्ट के बाद कर दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं, देखिए, मैंने इसे किया, मैंने इसे किया, ठीक, मैंने इसे किया, तो क्या हुआ? आई डिड इट, ठीक। तो इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर बल प्रदान करने के लिए कोई शब्द प्रयुक्त नहीं है। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि मैं स्वयं इसे किया, मैं स्वयं इसे किया, ये देखिए, यानी दूसरा कोई नहीं किया। तो जो ये स्वयं शब्द है क्या कर रहा है? जो मैं है वही स्वयं है, बोलिए है कि नहीं? तो दोनों सब्जेक्ट हुए कि नहीं? इस सेंटेंस में आपका देखिए, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, और ये भी सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, ठीक ना। और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ओके। तो ये सब्जेक्ट वन हो गया, ये सब्जेक्ट केस इन पोजीशन में। अब इसका जो ये क्या क्या कर रहा है, बोलिए? इम्फेसाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इम्फेसाइजेस किस पर? मैं पर,
ठीक। तो क्या हुआ, जो हमने बताया कि नॉर्मली जो फर्स्ट स्ट्रक्चर का ही आप प्रयोग करिए, सेकंड का मत करिए, लेकिन छोटे सेंटेंस में अगर आप सेकंड का भी करते हैं तो चलेगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे तो क्या होगा, अब मतलब मैंने ही किया, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं इसे किया, कोई दूसरा नहीं। तो आई माई सेल्फ डिड इट, ठीक। तो यहां भी आपका वही चीज मिल रही है, बोलिए S1 और S2। तो जो इसका जो प्रयोग हो रहा है S2 का, बोलिए S1 के इन अपोजिशन में है, यूज इन अपोजिशन टू S1। तो मैं क्या है, आई खुद के लिए माई सेल्फ लगा रहा है, और ये क्या कर रहा है, इस पर स्ट्रेस पैदा कर रहा है, स्ट्रेस पैदा कर रहा है, ठीक। यहाँ तो मतलब कि ये एम्फसाइजर जोर प्रदान कर रहा है, हम स्ट्रेस का मतलब जोर, बल, मतलब नाउन में दे दिए, ये क्रिया है, ये नाउन है, और इम्फेसिस भी लिख सकते हैं, इम्फेसिस डाल रहा है किस पर भी, सब्जेक्ट पर। अब आई बोले किसका सब्जेक्ट है, डिड का, डिड का सब्जेक्ट है, जो वाक्य का भी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से वाक्य का सब्जेक्ट का नाम, ठीक ना, मेरी नजर में गलत है, ठीक ना। वर्ब के सेंस में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप दोबारा क्या लिख सकते हो, आई डिड इट माई सेल्फ। अब ये नहीं कि आई डिड माई का, आई डिड माई सेल्फ, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिड का सीधा इफेक्ट इस पर आएगा, और जैसे अगर आप लिख देते हो कि आई डिड माई सेल्फ इट, तो इस पर इफेक्ट आने लगेगा ना। ये देखो, ये डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट इफेक्ट इस पर गिरने लगेगा, डायरेक्ट इफेक्ट इस पर गिरने लगा, इसका मतलब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिए, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो हमेशा क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद ही करोगे, तो ऑब्जेक्ट वाला समझ गए। अब जो है हम कम्प्लीमेंट वाला भी बता देते हैं। चलो अब देखो, वह स्वयं गया। अब इसमें क्या है, ना ऑब्जेक्ट है ना कम्प्लीमेंट है। वह स्वयं गया का ट्रांसलेशन क्या होगा, ही हिमसेल्फ वेंट। कोई भेजा नहीं, कोई भेजा नहीं। अब और करके ही वेंट हिमसेल्फ, तो इस सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स है ही नहीं। तो जब अदर वर्ड्स नहीं है तो सीधे क्रिया के बाद आए, कोई दिक्कत है ही नहीं। अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स के बाद आएगा। तो इसमें अदर वर्ड नहीं, वेंट पर ये समाप्त हो जाएगा, नो अदर वर्ड्स। तो सीधे सीधे वेंट के बाद हिमसेल्फ आ गया। अब हम कहते हैं कि वह वहां क्या जी, स्वयं गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और एक बता दे रहा हूं, रुक जाइए। वह वहां स्वयं गया, ध्यान दीजिएगा, यहीं से पता चल जा रहा है। एक
एक मिनट, थोड़ा आगे पीछे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जब क्वेश्चन आ रहा है, वह स्वयं वहां गया। दूसरा क्या है, यहाँ करके वह वहां स्वयं गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए वह स्वयं गया, यहाँ तो कोई अदर वर्ड्स है नहीं, तो स्वयं का स्थान वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अदर वर्ड्स आ गया है, ठीक ना। तो ये देखिए, तो एक बार ये पहले लग रहा है, क्रिया से दूर और अदर वर्ड से भी दूर, ये कॉम्प्लीमेंट है। और एक बार कहाँ लग रहा है भैया, क्रिया के जस्ट बिफोर लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के सेंस में आपको नहीं देखना है किसके सेंस में, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के तुरंत बाद और सब्जेक्ट के से दूर, किसके, कॉम्प्लीमेंट के बाद। कॉम्प्लीमेंट के बाद एक कारण है कि जो छोटे वाक्यों में दोनों टाल, वास्तविकता यह है कि दोनों का अलग अलग ट्रांसलेशन हो गया। देखिए इसका जो सटीक ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही, हिम, सेल्फ, वेंट देयर, ये हुआ। अब चलिए, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट से दूर है, कॉम्प्लीमेंट के बाद है, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट देयर, ठीक है, हिमसेल्फ। हम रीजन दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है। अब चलिए समझ गए, यही कारण है, यही कारण है कि इसका हम ध्यान नहीं देते हैं। वाक्य चाहे हिंदी ये हो चाहे ये हो, इंग्लिश हम दोनों कर सकते हैं, क्योंकि भाव क्या है, सेम। इतना नहीं ध्यान कोई देता है, ठीक ना, लेकिन ध्यान देना चाहिए। एज अ रूल, ग्रामेटिकल रूल अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा के अनुसार ट्रांसलेशन ये हो सटीक, लेकिन अगर पहले का भी आप दोनों करते हो, ध्यान देना हम क्या बताने जा रहे हैं। पहले का देखो, पहले का तो ये हुआ, अब पहले का ये भी करते हो, पहले का ये भी करते हो तो चलेगा। अब दूसरे का ये भी करते हो और ये भी करते हो तो चलेगा, ठीक ना। जैसे कि ऊपर मैंने जो दिया था, इसे मैंने किया, तो ऑब्जेक्ट वाला भी बता देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेगा, उसको रिपीट नहीं, ठीक ना। राजू स्वयं इस प्रश्न को हल किया, प्रश्न को हल किया, ठीक है। राजू स्वयं इस प्रश्न को हल किया। अब इस वाक्य में आप देखिए, सब्जेक्ट के बाद कौन स्वयं आया है, और इस प्रश्न, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया, और ये क्या, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कैसी पोजीशन में आ गया, है ना। यहाँ पर इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, जैसे जस्ट यहाँ आएगा देखिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्योंकि इन पोजीशन में, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट की भूमिका में आ जाता है, कैसी पोजीशन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं कहोगे, ठीक ना। अब ये कहाँ जा रहा है, अदर वर्ड्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट पार्ट में जा रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट पोर्शन में जा रहा है, यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट कहोगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो राजू क्या है भैया, सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, तो राजू हिमसेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा।
उसके बाद का सॉल्व दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, हो गया, सॉल्व दिस क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर S1 और S2 लिख सकते हो क्योंकि इसका प्रयोग इन पोजीशन में हो रहा है। तो फंक्शन एप्लीकेशन पर ध्यान देना है, ये हमारे वर्ब में ट्रांसटिव वर्ब होगी, क्या होगी, ट्रांसटिव वर्ब होगी, ये भी आप लिखिए, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इस वाक्य को अगर हम घुमा दें थोड़ा दूसरे तरीके से, राजू इस प्रश्न को स्वयं हल किया, ठीक ना, राजू इस प्रश्न को स्वयं हल किया। तो अब इसको सब्जेक्ट अगर आप टू कहते हो तो ये रॉन्ग है, ये कहना रॉन्ग हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का काम अब नहीं करेगा। सब्जेक्ट का काम तभी करेगा जब वो केस इन पोजीशन में रहेगा, तो हमारा सब्जेक्ट एक ही रहेगा, और ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ट्रांसटिव वर्ब। तो इसका स्थान कहाँ जाएगा, बाद में जाएगा। तो ये तो शब्दशः ट्रांसलेशन में बता रहा। अब चलिए राजू, ठीक ना, अब इसका ट्रांसलेशन आप करते हो, अगर इस तरह से लिखा है, यहाँ अगर हिमसेल्फ लगाते हो तो भाई देखो ग्रामेटिकल तो गलत होगा ही, लेकिन लोग चला रहे हैं किसी भी हिंदी का दोनों अंग्रेजी, चाहे ये वाला हिंदी लो तो अंग्रेजी वही दोनों रहेगी, ये वाला हिंदी लोगे तो, क्योंकि भाव हमारा वही रहता है। तो अब क्या हो जाएगा, राजू सॉल्व दिस क्वेश्चन का हिमसेल्फ, ये हुआ, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट लिखना ठीक नहीं ना है, उचित नहीं ना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वन, ये हो गया आपका ट्रांसटिव वर्ब, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर यूज करते हो, अब क्या करना है आपको, हिंदी कोई भी ने, अंग्रेजी दोनों लिख सकते हैं, यही चल रहा है, चलाना पड़ता है। लेकिन जो क्लियर चीजें हम बता दें, हिंदी में से कोई हिंदी लीजिए और कोई अंग्रेजी करिए, लेकिन जनरली नॉर्मली अगर शब्दशः ध्यान दिया जाए, ट्रांसलेशन करना हो तो आपको देख कर करना चाहिए। मेरा क्या जी विचार है, मेरा सुझाव है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक ना, तब तो भैया स्थान यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, दोनों हो, ठीक है। तो इस तरह से सारे लिस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। क्या है भाई, बता चुका हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसके लिए प्रयोग होता है, बस। तो इम्पेरेटिव प्रोनाउन का चैप्टर क्लोज। थैंक यू।